रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमार अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। पहले हिस्से में हमने कर लिए थे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 15.9 एंड ऑनवर्ड। सो 15.9 इन अ सर्टेन रीजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड के अर्थ के ऊपर, ये अर्थ सरफेस आ गई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल है, यहाँ नीचे साउथ पोल, ठीक हो गया ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ है डायरेक्शन। अब व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। देखें, दो तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक डिस्कस हो रहा है अर्थ के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कंपास नीडल। दूसरा ये जो नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए मैंने लिखा था, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इसके लिए सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ, नॉर्थ साउथ नहीं लिखते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो ये आपने नॉर्थ और साउथ पोल ड्रॉ कर लिए। अब इसमें एक प्लेन मूव कर रहा है, दोबारा देख लेते हैं। व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग इज़ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब प्लेन नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब आप यूँ समझें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से डाउनवर्ड है, प्लेन यहाँ से यूँ आपकी तरफ मूव कर रहा है और आप मेरे हिसाब से नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट का नहीं, अर्थ का जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड, प्लेन यहाँ से मूव कर रहा है। उसने कहा विच विंग ऑफ द प्लेन इज़ पॉजिटिवली चार्ज, राइट विंग या लेफ्ट विंग। तो आप इसके लिए यूज़ क्या करेंगे, हम इसके लिए यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पेपर में नहीं लिखना, तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के लिए राइट हैंड रूल। मीनिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग होगा क्या, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, थंब इंडिकेट करेगा आपको डायरेक्शन। थंब किस चीज़ की डायरेक्शन आपको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। उसके बाद थंब आ गया वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ गई, 4 फिंगर से डाउनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ करंट किधर आ गई, यहाँ से मेरी तरफ। तो इस तरफ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो मतलब इसके बाद का ये हुआ कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। तो अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो जो प्लेन का लेफ़्ट विंग होगा, प्लेन का जो लेफ़्ट विंग होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो प्लेन का राइट विंग होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो आपने यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ कर लेना है कि जो करंट सेटअप होगा वो कुछ यूँ होगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट टू राइट है इसका मतलब लेफ़्ट साइड कौन सी है, पॉजिटिव, और राइट साइड कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट यहाँ से यूँ बनाने हैं, क्योंकि मैं जब आपके लिए साथ बात कर रहा हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, आपको वहाँ से फील होता है कि आपका लेफ्ट हैंड है, क्योंकि वी आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, वी आर फेसिंग ईच अदर। जब हम एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं तो जो मेरी सिचुएशन है वो आपके बिल्कुल रिवर्स हो रही होती है, इसलिए आपको ऐसा फील होगा कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप अपने राइट हैंड से इसको सॉल्व करेंगे, थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, क्योंकि जो प्लेन है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बिकॉज प्लेन इज़ मूविंग। जब प्लेन मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो चार्ज मूव कर रहा है, और व्हेन एवर देयर इज़ अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो लेफ़्ट से राइट की तरफ स्विच होंगे, इसका मतलब लेफ़्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनल है तभी तो वो राइट साइड पर मूव करेगा। लेफ़्ट से राइट, इसका मतलब लेफ़्ट साइड पॉजिटिवली चार्ज होगी, राइट साइड नेगेटिव। और यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे के सारे रूल्स कन्वेंशनल करंट पर हैं, रियल करंट पर नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शो दैट EMF एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हैव सेम यूनिट्स। सो आपने प्रूफ ये करना है EMF एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स। सो इन दोनों के यूनिट्स सेम करने हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। और EMF वोल्ट होता है इसका यूनिट, वोल्ट जूल पर कूलम। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फ्लक्स के लिए फार्मूला है B.A
और एरिया को चेंज करना है क्योंकि डेल्टा फाई लिखा है तो किसी एक चीज़ को तो डेल्टा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बी डॉट डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। बी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, हमने बी का यूनिट पढ़ा था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। एरिया के लिए हमने यूनिट पढ़ा था मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए हमने यूनिट पढ़ा था सेकंड। नेक्स्ट चीज़ मीटर से करते हैं एक तो पावर कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन मीटर। एम्पेयर को मैं नीचे स्विच कर रहा हूँ तो इट विल बी एम्पेयर सेकंड। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, जाउल। सो न्यूटन मीटर की जगह तो रिप्लेस होगा जाउल। एम्पेयर सेकंड इट इज़ इक्वल टू कूलम। कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू आई टी। असल फार्मूला करंट इज़ इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, और जब आप T को इधर मल्टीप्लाई करते हैं Q इज़ इक्वल टू आई टी, करंट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकंड और चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है। सो एम्पेयर सेकंड इज़ इक्वल टू कूलम एंड विच इज़ इक्वल टू जाउल पर कूलम, और जाउल पर कूलम किसकी इक्वल होता है, जाउल पर कूलम इज़ इक्वल टू वोल्ट। सो EMF और डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी का सेम यूनिट हो गया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.11 है 11। व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज एन इलेक्ट्रिक ड्रिल, इलेक्ट्रिक ड्रिल एक मोटर ही है, क्यों, सिंपल, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है। करंट प्रोवाइड करो, रोटेट होकर दिखा देती है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल ड्रिल, वो जो वॉल्स के अंदर होल करने के लिए, वो नेल्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ होती है। So when an electric motor such as an electric drill is being used, does it also act as a generator? If so, what is the consequence of this? मतलब जब वो कॉयल रोटेट कर रही है, क्या वो उस वक्त जनरेटर के तौर पर भी बिहेव कर रही होती है? तो आप इसके आंसर में लिखेंगे yes, it behaves like a generator as well. क्यों? क्योंकि इसके अंदर इफ़ेक्ट हो रहा होगा और उस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं, दैट इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड बैक EMF इफ़ेक्ट। क्योंकि वो मोटर है ना, तो मोटर के अंदर इफ़ेक्ट होता है बैक EMF इफ़ेक्ट। अब बैक EMF इफ़ेक्ट को हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि जिस डायरेक्शन में सर्किट के अंदर करंट है उसके ओपोजिट EMF इंड्यूस होती है, और जब ओपोजिट EMF इंड्यूस होगी देन I विल बी इक्वल टू V माइनस E ओवर R। अब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगी, और जब सर्किट के अंदर EMF इंड्यूस होगी सो इट विल एक्ट एज ए जनरेटर। और इसके लिए अगर आपने लिखना हो तो आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब उस कॉयल की मोटर ने रोटेट करना है, कॉयल ने जब रोटेट करना है, मोटर की कॉयल ने जब रोटेट करना है मैग्नेट के दरमियान, तो EMF इंड्यूस होगी एंड दिस EMF विल बी ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो जो आपने खुद से वोल्टेज प्रोवाइड कर रखा है कॉयल को रोटेट करवाने के लिए, उसके ओपोजिट होगा। नेक्स्ट इसके पार्ट में ये पूछा गया है, इफ़ सो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। अगर ऐसा होगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि टाइम जैसे जैसे पास करता जाएगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, EMF बढ़ती चली जाएगी, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि देन V विल बी इक्वल टू E, कि वोल्टेज और EMF इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए देन द ड्रिल विल बर्न आउट, बिकॉज ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 ओवर R करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका मतलब जो उसकी वाउंडिंग है वो सारी की सारी, वो जो वायर उसके ऊपर वाउंड की हुई है ना, वो सारी की सारी वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, कैन अ DC मोटर बी टर्न इनटू DC जनरेटर? क्या DC मोटर को DC जनरेटर में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, कर लें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़े चेंजेस लेकर आने पड़ने हैं, क्योंकि आपने कन्वर्ट किसको करना है जी, DC मोटर इनटू DC जनरेटर। आप DC मोटर को चेंज कर रहे हैं DC जनरेटर के अंदर। तो इसके लिए एक बात तो कंफर्म है, आप इसका रिप्लाई जब देंगे, सिंपल रिप्लाई पहला तो होगा यस इट कैन बी डन,
और नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी डन, कि कौन कौन से चेंजेस करेंगे। मोटर क्या काम करती है, मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना होता है, जबकि जनरेटर ने क्या काम करना होता है, इसका उल्ट करना होता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक सोर्स को कर देंगे रिमूव, इलेक्ट्रिक सोर्स विल बी रिमूव्ड, कि इलेक्ट्रिक सोर्स ख़त्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सोर्स को रिमूव करने के बाद अब आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ना है, तो ऑब्वियसली आप मैकेनिकल एनर्जी सोर्स लगाएं, मैकेनिकल एनर्जी सोर्स अप्लाई कर दें, अप्लाई अब मैकेनिकल एनर्जी सोर्स कि आप एक ऐसा सोर्स यूज़ करें जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करे। अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी सोर्स कि कोई भी फिनोमेनन यूज़ कर लें कॉइल को रोटेट करवाने के लिए, लाइक वी यूज़ ऑन द डैम, उसके रनिंग वाटर टरबाइन को रोटेट करवाता है, वो कॉइल को रोटेट करवा लेगी। सो अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी सोर्स, आप खुद हाथ से घुमा लें तो उससे भी ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको इससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, वो बैटरी को हटाएं, उसकी जगह लोड लगाना पड़ेगा ताकि कोई कंज्यूमर भी तो हो। सो रिमूव द बैटरी एंड अप्लाई लोड। बैटरी विल बी रिप्लेस्ड बाय अ लोड, कि बैटरी को हम रिप्लेस कर देंगे एक लोड के साथ। लोड का मतलब कोई भी कंज्यूमर कि कोई भी ऐसी अप्लायंस लगा दें जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगी, उसके करंट ड्रॉ करवाएगी, जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूटिलाइज करेगी। सो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.13 आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, कोई एक भी इनमें से नहीं है जिसमें कोई सिंपल जस्टिफिकेशन हो, हर एक में एक लंबी कहानी। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज द बोथ एरिया ऑफ द लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप स्टिल नॉट हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप? क्या हम कोई ऐसे का सेटअप बना सकते हैं कि जिसके अंदर बी भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, स्टिल द फ्लक्स इज़ ज़ीरो? कहने का मतलब ये है कि आप डेल्टा बी भी चेंज कर रहे हैं और एरिया भी आपके पास चेंजिंग है, और ईएमएफ इक्वल होती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप बी और ए को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स ने तो चेंज होना है, लेकिन आप बी और ए को एक तरीके से चेंज करें ना कि जब आप बी को बढ़ा रहे हैं आप एरिया कम कर लें, और जब आप ए को बढ़ा रहे हैं बी को कम कर लें। मतलब एक चीज़ बढ़ाएं दूसरी चीज़ उतनी कम कर दें। यहाँ पर इक्वल है ना, पहले एक मॉडरेट वैल्यू है, आपने बी को बढ़ा दिया, उतना ए को कम कर दें, ये फिर अपने लेवल पे आ जाएंगे। जितना आप ए को बढ़ा रहे हैं उतना बी को भी कम कर लें, तो दोनों फिर अपने लेवल पे रहेंगे। मतलब आपने फ्लक्स चेंज नहीं होने देना, फ्लक्स का चेंज ज़ीरो रखना है। आप इस तरह से दोनों वैल्यूज़ को करें कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ईएमएफ विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो होना चाहिए कि जब आप बी को बढ़ा रहे हैं तो आपने एरिया को उस वक्त उतना कम कर लेना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको यूँ लिखें, इट विल बी मच बेटर फॉर यू। द प्रोडक्ट ऑफ B dot delta A, change in magnetic field and the change in area is constant। जब ये constant होगा तब आप ये बात कह सकते हैं। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट constant हो then change in flux will be equal to 0, and if you put the flux 0, so you can say that EMF, the induced EMF is equal to 0। तो आपने इस तरह से वर्किंग करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने का बेटर वे है ये। नेक्स्ट, कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू डिराइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर? ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा यूँ है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को 100% अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो आइडियल केस का तो हमें उन्होंने बताया नहीं, अगर तो आइडियल केस होता तो हम फिर भी यस रिप्लाई कर देते,
कहा यह गया कि एक मोटर और जनरेटर को बैक टू बैक अटैच किया गया। कैसे? ये है जनरेटर, इसके आगे यहाँ पर लगी है मोटर, हो क्या रहा है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और मोटर को सप्लाई करता है। मोटर रोटेट करती है ऑब्वियसली, और रोटेट करके हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है इसी जनरेटर की कॉइल के साथ, और इससे यूँ हम कह रहे हैं कि जनरेटर की कॉइल भी रोटेट कर रही है इसी मोटर के एक्सपेंस पे। तो अगर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 100% एप्लीकेबल हो जाए, मतलब आइसोलेटेड कंडीशंस हो जाएं कि एनर्जी को ज़ाया ना हो, फिर तो ये सिस्टम वर्क कर सकता है। लेकिन क्योंकि आइडियल केस उसने मेंशन नहीं किया, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं अपनी कन्फ्यूजन। कैन एन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द जनरेटर बीइंग यूज टू ऑपरेट द मोटर? नो नो नो, इट कैन नॉट बी डन। अगर ये आप कर भी लेना तो इट विल नॉट स्टे लॉन्गर, ये ज़्यादा देर तक सिलसिला चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला? ऑब्वियसली जनरेटर ने जब चलना है तो उसने अपने अंदर प्रोड्यूस करवाना है बैक मोटर इफेक्ट, जब मोटर ने साथ चलना है तो उसने प्रोड्यूस करवाना है बैक ईएमएफ इफेक्ट। और हमें पता है इस बात का कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों कॉइल्स की स्पीड को कम करेंगी, और कम करते करते एक वक्त आएगा जनरेटर भी रुक जाना है, मोटर ने भी रुक जाना है। तो ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला बिकॉज ऑफ टू इफ़ेक्ट्स कि जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होगा, जनरेटर विल हैव बैक मोटर इफेक्ट, जनरेटर के पास बैक मोटर इफेक्ट होगा, जबकि मोटर के पास बैक ईएमएफ इफेक्ट होगा। तो ओपोजिट केसेस होने की वजह से ये सिस्टम ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता इस सेटअप को रोक देंगे। और वैसे भी 100% आइडियल कंडीशन हम नहीं बना सकते, एनर्जी का कुछ ना कुछ पोर्शन लूज़ होना है। इवन जब सिस्टम ने वर्क करना स्टार्ट करना ना, तो वायर्स में से करंट पास करना है, तो वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया होती है ना, तो वो डिसिपेशन वो एनर्जी की वहाँ पर भी हो रही है। तो ये 100% आइडियल कंडीशंस तो नहीं बनाई जा सकती। सो दिस सिस्टम विल नॉट वर्क लॉन्गर। सॉरी 15.14 था ये, and this one is 15.15. I'm sorry for this. So next short question, a suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. Okay, a suspended magnet आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास स्पोर्ट है, इसके साथ आपने एक मैग्नेट को हैंग कर रखा है, मैग्नेट को आपने कुछ यूँ हैंग कर रखा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है। तो आप यूँ समझें कि आपने यूँ इसको स्ट्रिंग बांधी हुई है और ये यूँ रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नेट ड्रॉ करूँ तो वो मैग्नेट कुछ यूँ ड्रॉ होगा, तो यहाँ पर इस मैग्नेट को अगर हम ड्रॉ करें तो ये मैग्नेट की आपके पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी, सॉरी It's not easier to draw such kind of diagrams in 3 dimension, और कोशिश भी यही होती है कि अच्छी से अच्छी बने। बहरहाल आप यहाँ से आपने इस मैग्नेट को यहाँ से कुछ यूँ सस्पेंड कर रखा है, और मैग्नेट को यहाँ से सस्पेंड करते हुए आपने एक तरफ रखा है, ये कह लें मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, दरमियान में यहाँ पर यूँ उसको आपने हाफ़ किया हुआ है। नीचे आपने रखी है एक रिंग, और नीचे जो रिंग पड़ा हुआ है उस रिंग की डायग्राम कुछ यूँ ड्रॉ कर लें कि ये नीचे पड़ा है हमारे पास एक रिंग, सो दिस इज़ द रिंग, कि इस रिंग के अंदर ये होगा क्या, हो आगे पढ़ते हैं। सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड, मतलब ऑसिलेशन का मतलब
कि वो थोड़ी देर बाद रुक जाता है और स्लो हो जाता है। डैम्पिंग का मतलब यही होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस व्हेन अ मेटल इज़ प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट। मैंने लूप उसके लिए रख दिया। एक्सप्लेन वाई। मैग्नेट असल में कर रहा है ऑसिलेट, वाइब्रेटरी मोशन पे लगा रखा है आपने इसको, और जब ये वाइब्रेटरी मोशन पे होगा ना तो ये क्या करेगा, नीचे जो कॉयल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसका फ्लक्स चेंज करेगा, जिसकी वजह से इस फ्लक्स के इस कॉयल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच एज टू अपोज द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। तो वो उस कॉज को रोकेगा। तो इसके अंदर वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो मैग्नेट को रोकने की कोशिश करेगी। जब मैग्नेट लेफ़्ट साइड पे जा रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ इसे राइट साइड पे पुल करेगी। जब मैग्नेट राइट साइड पे जाने की कोशिश करेगा इंड्यूस ईएमएफ इसे लेफ़्ट साइड पर पुल करेगी। और इस वजह से मैग्नेट की डैम्पिंग आहिस्ता 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 डैम्पिंग क्रिएट होती जाएगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा एंड there will be a time when the magnet will stop eventually. So next हमारा short question number 15.16. 15.16 4 unmarked wires emerge from the transformer. What step would you take to determine the turns ratio? क्वेश्चन नंबर 15.16 है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर से 4 वायर्स आपने निकाल रखी हैं, तो आप उन चारों वायर से किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो कितनी है। एंड टर्न्स रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ NS/NP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कितनी होगी, ये है क्वेश्चन। सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि हम ट्रांसफार्मर को अटैच करेंगे एवोमीटर के साथ। हम इस काम के लिए यूज़ क्या करेंगे, वी विल यूज़ एन एवोमीटर। एवोमीटर ही क्यों यूज़ करना है, क्योंकि एवोमीटर हमें दोनों वैल्यूज़ वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मेजर करके बता देगा। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एवोमीटर को वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और पहले प्राइमरी की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर सेकेंडरी की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और अगर रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी इज़ ग्रेटर दैन रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी, अगर प्राइमरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस कम हो, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं दिस इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा जी, अगर प्राइमरी की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, सेकेंडरी की रेजिस्टेंस कम हो, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम नाम देते हैं दिस इज़ कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब आपको ट्रांसफार्मर की टाइप का पता चल चुका है। अगर आपको ट्रांसफार्मर की टाइप का पता चल चुका तो नेक्स्ट काम अब हमने क्या करना है, हम इसको वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। हम इसको पहला स्टेप ये होगा कि रेजिस्टेंस फाइंड करें, दूसरा स्टेप होगा प्रोवाइड Vp, और जब आप इसे प्राइमरी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेटिकली सेकेंडरी वोल्टेज कुछ ना कुछ तो आना ही है, तो आपको Vs भी गेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप फार्मूला लगाएं NS/NP इज़ इक्वल टू VS/Vp। इन दोनों के जब रेशियो को आप कंपेयर करेंगे तो ये होगी जी हमारे पास आंसर द वैल्यू ऑफ टर्न्स रेशियो। ये टर्न्स रेशियो का टोटल आंसर होगा। नेक्स्ट, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15.17। कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द पावर लेवल। क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर लेवल को बढ़ा सकता है? नो, नेवर। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। पावर को इंक्रीज़ करने का मतलब एनर्जी को इंक्रीज़ करना, और आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सबोटाइज नहीं कर सकते, वो किसी सूरत गलत नहीं हो सकता। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ख़राब नहीं करना, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि नो, ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता। हाँ, ये सिर्फ इतनी बात ज़रूर करता है कि प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी पावर। ये आइडियल केस है, ये भी आइडियल केस है, ये भी अटेन करना इतना आसान नहीं है। सो ट्रांसफार्मर पावर लेवल को नहीं बढ़ाता, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी को मिनिमम जो है ना, मैक्सिमम सॉरी, वो इक्वल कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर पावर बढ़ा रहा है तो इसका मतलब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सबोटाइज कर रहे हैं, एंड इट कैन नॉट हैपन।
In a transformer there is no transfer of charge from the primary to secondary coil. How is then power transferred? हाँ, ये बात कॉन्सेप्चुअल है कि जब हम ट्रांसफार्मर की डायग्राम ड्रा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसफार्मर की दोनों कॉइल्स के दरमियान में किसी किस्म का कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है। जब दोनों कॉइल्स के दरमियान में कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, देन हाउ कैन यू से दिस के एक जगह से दूसरी जगह तक पावर डिलीवर हो जाती है। मतलब सवाल ये है कि आप ट्रांसफार्मर की एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक पावर को ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। तो ट्रांसफार्मर की एक कॉइल से दूसरी कॉइल तक पावर डिलीवर करने के लिए हम फिनोमेनन यूज़ करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। वो कॉइल्स कुछ हमने यूं ड्रॉ की थी लास्ट टाइम जब हमने इस टॉपिक को किया था, तो हमने यूं इसके ऊपर वाइंडिंग कर रखी थी। तो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया था प्राइमरी, यहाँ पर हमने ये था प्राइमरी वोल्टेज के लिए। यहाँ पर हमने जब वाइंडिंग की तो हमने कुछ यूँ वाइंडिंग की। यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉइल थी, ये कॉइल का कौन सा लूप था, दैट वाज सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी के केस के अंदर यहाँ से यहाँ तक कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं है, कोई वायर नहीं लगी हुई जो करंट को यहाँ से वहाँ तक लेकर जाती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पावर किस तरह ट्रैवल करवाते हैं, वी डू इट बाय द मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारा 15.18। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.18 और 15.18 ये स्टेट करता है व्हेन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू AC मेंस, कि आपने प्राइमरी कॉइल को आपने कनेक्ट कर रखा है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ, तो इज़ वेरी स्मॉल इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन। मतलब इस बात का ये है कि अगर ट्रांसफार्मर की एक कॉइल को मैं यूँ ड्रॉ कर दूँ कि ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की एक कॉइल है, सॉरी ये ट्रांसफार्मर की हमारे पास एक कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल को हमने वोल्टेज दे रखा है। सेकेंडरी जो कॉइल है उसके अंदर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सेकेंडरी कॉइल के अंदर सिचुएशन कुछ यूँ है कि एक दफ़ा सेकेंडरी कॉइल को हमने रखा हुआ है ओपन, और एक दफ़ा हमने सेकेंडरी कॉइल को रखा है क्लोज़। ओपन और क्लोज़ का मतलब सर्किट एक दफ़ा कंप्लीट है और एक दफ़ा नहीं है। आप यहाँ पर इमेजिन करें कि यहाँ पर कोई ना कोई लोड है बीच में ना, लोड होगा तो ही सिस्टम वर्क करेगा, वरना तो सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा। सो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ लोड के तौर पर रखा हुआ है, एंड दिस इज़ यू कैन से दैट यहाँ पर आपने स्विच लगा रखा है। सो पहले क्या लिखा है जी, व्हेन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू AC मीन्स, ये प्राइमरी कॉइल को आपने AC वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। द करंट इन इट इज़ वेरी स्मॉल इफ़ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन। जब सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा तो उसमें करंट बहुत कम फ्लो करेगा। उसकी वजह यह है कि जब सेकेंडरी सर्किट ओपन होगा तो करंट तो आगे कहीं जा ही नहीं सकता, तो वह यहाँ पर सारी चीज़ स्टक हो जाएगी, तो आगे जो लोड है उस तक करंट नहीं पहुँचेगा। तो पावर जो डिलीवर होगी वो कितनी होगी, पावर डिलीवर विल बी इक्वल टू 0। सो पावर डिलीवर विल बी इक्वल टू 0। तो उसमें करंट हमने पढ़ा था P इज़ इक्वल्स टू IV, और अगर हम यहाँ से I को फाइंड करें तो I इज़ इक्वल्स टू P ओवर V। तो करंट ना होने के बराबर होगा कि एक दफ़ा तो उसमें जाएगा वो जो हिस्टैरिसीस का पोर्शन है, अगला पोर्शन लोड तक कोई नहीं पहुँचने वाला, तो करंट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल करंट विल पास, क्योंकि पावर ना होने के बराबर है। जब पावर बहुत कम है देन P इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जो पावर डिलीवर्ड हो रही है वो ना होने के बराबर है, तो करंट भी बहुत कम होगा। इवन इट विल बी इक्वल टू 0, यू कैन इवन से दैट द करंट विल बी इक्वल टू 0। ये करंट 0 है। क्यों? EMF इंड्यूस ही सिर्फ उसी केस में होती है व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। ओपन सर्किट के अंदर तो EMF इंड्यूस ना होने के बराबर, कि पहला एक आपके पास होगा ऐसा टाइम जिसमें थोड़ा सा वो पोर्शन, उसके बाद फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। क्यों? पीछे सर्किट ओपन पड़ा है। जब सर्किट ओपन है तो आपको EMF की वैल्यू 0 मिलने वाली है, करंट की वैल्यू 0 मिलने वाली है। इंक्रीजेज व्हेन द सेकेंडरी करंट इज क्लोज। अब सेकेंडरी जब सर्किट को आप क्लोज करते हैं तो अब यहाँ से आगे करंट किधर जाना शुरू
शुरू हो जाएगा, वो लोड की तरफ ट्रैवल करेगा। जब करंट लोड की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा देन व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली करंट आगे यूटिलाइज होना शुरू हो गया। सो वो करंट यूटिलाइज हो गया, पीछे से मज़ीद और बनता चला जाएगा, यूँ पावर भी डिलीवर होना शुरू हो जाएगी और करंट भी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होना शुरू हो जाएगा। सो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अदरवाइज जब ओपन सर्किट होगा तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। इवेंचुअली यू कैन से दैट इट इज़ अबाउट ज़ीरो, कि जब सर्किट ओपन है और जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट लोड की तरफ ट्रैवल करेगा। सो बच्चों यहाँ तक ये था आपका चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखे, 18 के 18 शॉर्ट क्वेश्चन में आई थिंक सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायग्राम नहीं थी, बाकी सब में डायग्राम बनाना पड़ी मुझे। ऑब्वियसली कुछ डायग्राम्स मैंने जानबूझ के बनाई होंगी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, वन ऑफ देम इज़ दिस, और ये बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर भी ये बनाना ज़रूरी नहीं थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बना दी। कुछ डायग्राम्स थी वो बनाना बेहद ज़रूरी थी, जैसे ये थी, और पीछे बोर्ड रेज हो चुके हैं वो भी। तो इन सारी चीज़ों में मैंने जो चीज़ आपको बतानी वो ये कि जब आप पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, जहाँ पर आपको लगे कि ज़रूरी है वहाँ पर आपने बनानी है, और जहाँ पर डायग्राम आप देख रहे हैं कि नहीं इतना आपके पास कंटेंट है लिखने को, ये डायग्राम के बगैर भी काम चल जाएगा, देन इट इज़ फेयर इनफ, वहाँ पर आप बेशक ना ड्रा करें, लेकिन कोशिश करें मार्क्स अच्छे गेन करने के लिए अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस रखें इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जितनी अच्छी डायग्राम्स होती हैं मार्क्स आपको गेन करने के आपके मौके उतने बढ़ जाते हैं। सो कोशिश करें इसके लिए अच्छी से अच्छी डायग्राम्स ड्रा करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। अल्लाह हाफ़िज़।